हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र कौशिक आज फिर से उपस्थित हूँ और शुरू करते हैं लानिनो और एल नीनो दो चीज़ों के बारे में। देखिए, पिछले बार हम लोग जब प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने तभी एक चीज़ थोड़ी सी बस डिस्कस की थी और वो थी एल नीनो कि एल नीनो क्या होती है। और मैंने तभी कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे तो एल नीनो को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है, किस जगह चलती है, किस जलधारा को हटा करके चलती है, ये सारी चीजें आएंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इधर वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट आया क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा डिले करना पड़ गया है। ठीक है, आते रहेंगे वीडियो आगे भी और देखते रहिए आप लोग। तो हम देखते हैं एल नीनो। देखिए, एल नीनो का अर्थ क्या होता है। वैसे वैसे आप लोग ये भी जाने, एलिनो का अर्थ होता है मेल चाइल्ड और लानिनो का अर्थ होता है फीमेल चाइल्ड। एलिनो जलधारा चलती है 25 दिसंबर के आसपास। अब देखिए, पूरा डिटेल में समझे वीडियो को। तो पहले हम यहाँ की ये लोकेशंस देख लें। ये हम प्रशांत महासागर देख रहे हैं। प्रशांत महासागर का भी ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ये मैंने पेरू लिख दिया है। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर से हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब यहां से है जहां मैंने एच लिख रखा है। एच का मतलब जब जनरल कंडीशन होती है यानी कि एल नीनो नहीं चल रही होती होती है तो यहाँ पेरू के तट पर चल रही होती है ठंडी जलधारा, जिसका नाम हम्बोल्ट जलधारा या पेरुवियन जलधारा है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है और सब लोग इसे जानते हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने मेरे ही वीडियो में ये चीज देखी होगी और पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे। बात आती है कि हम्बोल्ट जलधारा चल रही है, ठंडी है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है। पहले हम जनरल कंडीशन को समझेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं जो सदा रहती हैं। और एल नीनो जब चलेगी तो कंडीशंस में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएंगे, तो इसके लिए पहले जानना होगा सामान्य दशाएं क्या है। सामान्य दशाएं हैं कि ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सदा रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इधर भी है। तो 30 से 35 नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे ही 30 से 35 साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसी से चल रही होती हैं इधर की डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स और इधर चलती हैं इसी से। आगे किसी वीडियो में जब विंड्स पढ़ा रहे होंगे तो इन सबको बताएंगे। और यहीं से चलती है वेस्टर्लीज पछुआ। और ऐसा ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ इसी डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं, व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं। और यहीं से इस डायरेक्शन में वेस्टर्ली चल रही होती हैं। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। इक्वेटर है, इक्वेटोरियल वाटर करंट चल रही है जो अपने आप में वार्म है। जहां जहां इसका पानी जाएगा सब वार्म जलधाराएं, वार्म वाटर करंट्स बनेंगे। ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पूरा देखा है। अब इन ट्रेड विंड्स की इंपॉर्टेंस यहां क्या है, कैसे एल नीनो बनेगी, ये सारी चीजें हमें जाननी है, इसी को डिटेल में जानना है। तो देखिए, हम्बोल्ट जलधारा मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा जिससे कि आप लोगों की कनेक्टिविटी हो जाए पिछले वीडियो से भी। हालांकि अगर पिछला वीडियो देखते हैं तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो हम्बोल्ट जलधारा है, ये ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में चल रही हैं, ऊपर का पानी भी हटा रही हैं। हालांकि कुछ पानी नीचे से भी आ रहा है जो सदर्न ड्रिफ्ट वाला होगा, तो कुछ पानी नीचे से भी आता है, लेकिन ट्रेड विंड्स भी मुख्य रोल अदा करती हैं कि ऊपर का पानी, पेरू के तट का पानी हटा करके इक्वेटर की ओर ले जाती है। तो ऊपर का पानी हटने पर नीचे से जो पानी आएगा ये अपवेलिंग होगी, और अपवेलिंग होगी तो ठंडी जलधारा हम्बोल्ट चल रही होगी। लेकिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी कहा है
और वो है कि 14 डिग्री 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वो टेम्परेचर है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ पैसिफिक है, या सीधा सीधा सदर्न हेमिस्फीयर कहने की जरूरत नहीं है, साउथ पैसिफिक में जब पानी का टेम्परेचर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐसे में इस घटना को कहा जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर का बुखार, साउथ पैसिफिक ओशियन का फीवर। यही जिम्मेदार है जो एल नीनो जलधारा को चलाएगा। आपको ये बात जरूर याद रखनी होगी कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि साउथ पैसिफिक को फीवर आना चाहिए, तभी एल नीनो जलधारा का जन्म होगा। और मैंने कुछ सवाल भी आप लोगों के लिख दिए हैं, शायद जो आपके मन में आएंगे कि 25 दिसंबर के आसपास ही क्यों चलती है एल नीनो, या इसके आसपास ही उत्पत्ति क्यों होती है एल नीनो जलधारा की। और याद रखिएगा 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होने के कारण ही इसे जीसस से जोड़ करके देखते हैं और मेल चाइल्ड इसका अर्थ होता है। 25 दिसंबर के आसपास आप लोग सब जानते होंगे 25 दिसंबर रिलेटेड है उन लोगों से। तो देखिए यहां एक बात और समझेंगे कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने ज्यादा लंबी लाइन नहीं बनाई है क्योंकि फिर मैप आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप एल नीनो समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सारी दशाएं क्या है। तो ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही इतने ही डिग्री पर साउथ में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा मैंने क्यों शो की है ये, क्योंकि 21 जून को आप लोग सब जानते हैं 21 जून को सन की परपेंडिकुलर रेज कर्क रेखा पर होती हैं, और फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को इक्वेटर पर सन की परपेंडिकुलर रेज होती हैं, लंबवत किरणें होती हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं, और फिर यही प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इनके जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर से इक्वेटर पर, अप्रैल, मई, जून फिर से 21 जून को कर्क रेखा पर। आप लोग सब इसे जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ खास बात यह है जो 25 दिसंबर के आसपास ही एल नीनो की उत्पत्ति होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सूरज की लंबवत किरणें इस वक्त मकर रेखा पर होती हैं, और ये मकर रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए लगभग मिड से जा रही है ऑस्ट्रेलिया के, और इधर फिर यहां से होते हुए पास हो जाएगी। तो सन की परपेंडिकुलर रेज है, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। साथ में ये आप जानते होंगे कि सूरज की लंबवत किरणें जहां होती हैं वहां तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और जितनी तिरछी होती जाती हैं उतना हीटिंग इफेक्ट कम होता जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ भी 22 दिसंबर को जब सूरज की लंबवत किरणें हैं तो यहाँ अब पूरे में ही तापीय प्रभाव ज्यादा है। एक तो ये बात, दूसरी यहीं पर जोड़ेंगे एक बात और भी, और वो है पेरिहिलियन एंड एफिलियन, उपसौर और अपसौर। मैं इधर लिख देता हूं, एक होता है पेरिहिलियन और एक होता है एफिलियन। हमें
आज इससे काम है। पेरिहिलियन यानी कि ये डेट होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी। उपसौर यानी कि जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा निकट होती है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे मैं आ नहीं रहा अभी क्योंकि बहुत ही इजी है, सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, मैं सारी वीडियो बनाऊंगा वो। तो पेरिहिलियन यानी कि उपसौर, जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होगी। तो अब मन में तो खैर आ रहा होगा कि 3 जनवरी ठंड पड़ रही होती है और बता रहे हैं कि पृथ्वी इस टाइम सबसे नजदीक होगी सूरज के। हाँ, लेकिन ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है सूरज की किरणों का वो लंबवत किरणों का होता है, ना कि पृथ्वी कब करीब है और कब दूर है। बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ता। ये जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है तो 7% ही इंसोलेशन ज्यादा मिलता है। लेकिन 3 जनवरी कहने का मतलब है कि सूरज की लंबवत किरणें अभी कहां हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में ही है। 7% ज्यादा इंसोलेशन मिल रहा है, अभी परपेंडिकुलर रही भी है। कुल मिलाकर के ये टाइम ऐसा है, ये टाइम अपने आप में ऐसा है कि इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन ये तो फिर प्रतिवर्ष होना चाहिए, प्रतिवर्ष क्यों नहीं है, हर साल क्यों नहीं होता? ये तो हर साल की कंडीशन है। लेकिन फिर भी एल नीनो चलती है 3 से 5 साल के बीच में। तो दोस्तों यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस पर रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन जो मैं समझता हूं और जो समझ रहा हूं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, कुछ ऐसा ही संबंधित होकर के आना भी है। जब ये जलराशि आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जलराशि है। इसमें थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, फास्ट का मतलब समझ रहे होंगे इस चीज को। जलीय भाग, स्थलीय भाग, दो भाग होते, दोनों को अगर बराबर हीट दी जाए तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और ज्यादा गर्म होता है, जलीय भाग देर से गर्म होता है और कम गर्म होता है। सीधी सी बात, इसी को अगर एक्सपेंड करके देखें कि जलीय राशि जितनी ज्यादा होगी उसमें जलीय गुण, वाटर प्रॉपर्टी उतनी ही डोमिनेंट होगी। पक्का मैं बता रहा हूं, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी गांव में ही किसी तालाब के किनारे रख दें और देखें आप, दिन में धूप मिली दोनों को बराबर, तालाब का पानी कम गर्म होगा, एक गिलास का पानी या एक कुल्हड़ में रखा पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल्हड़ में या जल में जो जो उसमें गिलास में पानी है उसकी मात्रा कम है, मात्रा कम है तो जलीय गुण उसका कम प्रभावी होगा, और तालाब में ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। और यहां देखें तो बहुत बड़ी जलराशि है, मेरे मैप में ही तो कम दिख रहा है लेकिन जलीय भाग बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जलीय भाग जो हर साल 7% ज्यादा इंसोलेशन मिलता है पेरिहिलियन वाली दशा में, एक तो ये। दूसरा, हर साल जो सन की परपेंडिकुलर रेज यहां रहती हैं, इधर भी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है तो वो, लेकिन जलीय भाग है तो जो राशि मिल रही है इंसोलेशन की, जो मात्रा मिल रही है, ये उसे कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा होगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि ट्रैप करने का मतलब है कि कहीं का भी जल, ऐसा तो है नहीं कि पार्थिव विकिरण जब होता है तो वो अपनी हीट को एमिट नहीं करता, करता है, लेकिन सुबह में आप फिर देखेंगे तो स्थलीय भाग से ज्यादा हीट एमिट हो जाती है और जलीय भाग से इतने नहीं होती। तो सुबह में भी अगर देखें कहीं की भी बात है तो स्थलीय भाग ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, जलीय भाग कम, यानी कि ये पक्का है कि जलीय भाग ने अपनी पूरी ऊष्मा वापस नहीं की है। तो यहां भी
अगर इसी कॉन्सेप्ट को और बढ़ा करके देखेंगे कि इतना बड़ा भाग है जलीय भाग, तो हम प्रति वर्ष को इसमें कन्वर्ट कर दें, तो यानी कि प्रति वर्ष भी जितनी हीट बाहर जानी चाहिए थी कुछ जरूर रुक जा रही होगी, और ये रुकते रुकते जुड़ करके हर 3 से 5 साल पर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है अब क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो आप देखें, बड़े ध्यान से इस चीज को सुनें। हालांकि अब से पहले भी ध्यान से सुनना था क्योंकि ये भी एकदम आसान नहीं है। ताप बढ़ा है, ताप बढ़ गया है, तो जो ट्रेड विंड है ये चलना बंद होंगी। बंद कैसे होंगी? ये यहां से तो आ रही थी, लेकिन ये अटाकामा डेजर्ट दिखा रहा हूं मैं रेड कलर से, अटाकामा डेजर्ट, तो ये भी सब गर्म होगा, स्थलीय भाग भी गर्म होगा और ये पानी वाला भाग भी गर्म हो गया है। तो ट्रेड विंड आ तो रही थी, लेकिन यहाँ ज्यादा गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठ गई, यानी कि इन ट्रेड विंड्स का कन्वेक्शन हो गया, और यहाँ भी पूरा जो वाटर बॉडी है ये इस जगह की ये गर्म होकर के इवोपरेट होना शुरू होगी, वाष्पीकृत होना शुरू हो गया यहाँ का भी पानी, यानी कि ट्रेड विंड आई, ट्रेड विंड इस वाष्पीकरण के साथ जो वाष्प बन के पानी ऊपर उठ रहा है, इसी के साथ ट्रेड विंड्स भी ऊपर उठ गई, और ट्रेड विंड्स ये वाष्प मिलकर के साथ में जा रही है, कन्वेक्शनली ऊपर उठ रही है, तो यहाँ बहुत ज्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है इस टाइम पर। कब? जब 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ कोई एजेंसी ऐसी नहीं बची कि जो अपवेलिंग करा सके, क्योंकि अपवेलिंग करा रही थी ये ट्रेड विंड ऊपर जानी शुरू हो गई, अब इक्वेटर की तरफ जा ही नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ का पानी बराबर ऊपर उड़ रहा है, तो ये यहाँ सी लेवल भी थोड़ा सा नीचा हो जाएगा, और ये सी लेवल नीचा होने का मतलब है कि यही जो इक्वेटोरियल वाटर है, यही जो इक्वेटोरियल वाटर है ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ सी लेवल थोड़ा नीचा हुआ है। मैं और बढ़ा देता हूं इसी को, जिससे कि आप लोग आसानी से देख सकेंगे। यही पानी इधर घूम गया, और ये मैंने एरो लगा दिया है, किसके ऊपर लगाया है? हम्बोल्ट के ऊपर। काफी मैंने बड़े साइज में दिखा दिया है, मेरे ख्याल से आप लोग देख भी पा रहे हो। ये और भी मैं बड़ा एरो लगा देता हूं। यही है एल नीनो, यही है एल नीनो। क्यों चली? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब मैं ब्रीफ कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बस सुनते जाएं तेजी से। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहां से वाष्पीकरण इवोपरेशन शुरू हो गया। इवोपरेशन शुरू हुआ है तो जो ट्रेड विंड आ रही थी वो भी इसी के साथ ऊपर उठ गई है, ट्रेड विंड्स भी ऊपर उठी हैं, और सी लेवल नीचे गिरा है। इधर से ट्रेड विंड आती ही है और वो इक्वेटर भी पार करती हैं, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन उनका भी मिलेगा, और यही इक्वेटोरियल वाटर इधर घूम जाएगा, और 3 से 36 डिग्री, ध्यान रखेंगे 3 से 36 डिग्री साउथ के बीच में एल नीनो जलधारा चल रही होती है। तो पानी इक्वेटर वाला है, वार्म होगा ही, तो एल नीनो जलधारा, जिसे मैं रेड कलर से दिखा भी रहा हूं, कैसी होगी कलर वाइज, सॉरी टेम्परेचर में, वो होगी वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर करंट। अब भारत पर इसका प्रभाव, ये मुझे वीडियो फिर से बनाना होगा एक और, क्योंकि भारत के मानसून को प्रभावित करती है। देखिए चलती है यहाँ पेरू के तट पर, और प्रभाव पड़ता है भारत में। अगर मैं मैप को ले आऊंगा तो लगभग यहाँ आएगा भारत। यहाँ का मानसून कैसे गड़बड़ाता है एल नीनो यहाँ चलने पर, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन
और कुछ बात भी देख लें कि पक्षियों का मरना, जब एल नीनो चलती है तो यहाँ पक्षी मर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पक्षी यहाँ आते हैं जब सामान्य दशाएं होती हैं, यानी कि हमबोल्ट चल रही होती है, यानी कि अपवेलिंग हो रही होती है। अपवेलिंग होती है तो नीचे से फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आते हैं तो उन्हें खाने के लिए मछलियां आती हैं, मछलियां ऊपर आती हैं, तो ये पक्षी फूड के लिए और ब्रीडिंग के लिए यहाँ हर साल आते हैं, बहुत दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से भी आ रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ खाना मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तब यानी कि हमबोल्ट चल रही होती है, तब इन्हें मछलियां खूब मिलती हैं खाने के लिए। लेकिन एल नीनो जब चली है तो हमबोल्ट बंद हो गई है। हमबोल्ट का मतलब है हमबोल्ट की वजह से मछलियां नहीं आ रही थी, मछलियां आ रही थी अपवेलिंग की वजह से, क्योंकि अपवेलिंग से आएंगे फाइटोप्लैंक्टन और उन्हीं खाने के लिए आएंगे जू प्लैंक्टन यानी कि मछलियां। तो अपवेलिंग बंद हो चुकी है तो मछलियां बंद हो गई आना, और मछलियां बंद तो पक्षियों को पता नहीं है, और पक्षी ऐसे में अब मछलियां नहीं खा पाएंगे तो भूखे ही मरेंगे। तो कभी ये ना सोचें गलती से कि एल नीनो चल रही है, एल नीनो चल रही है तो ऐसे में पानी की वजह से पक्षी मरेंगे, नहीं, बल्कि पक्षी मर रहे होंगे भूख के कारण, पक्षी मर रहे होंगे भूख के कारण। अब एक चीज और बच जाती है और वो है ला नीनो। एक ही चीज और बचती है कि एल नीनो के बाद चल रही होती है ला नीनो। ये अपने आप में कोई जलधारा नहीं है, बल्कि ये एक फेज है, ये एक फेज है। जैसे ये अपने आप में वार्म फेज है या वार्म वाटर करंट है, और इसी की कोल्ड फेज है ला नीनो। अब मन में आ रहा होगा, जरूर यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अभी गर्म जलधारा बताए हैं, तो ये ठंडी फेज, कोल्ड फेज कैसे शुरू होगी? तो देखिए, फिर से देखेंगे आप, यहाँ इवेपोरेशन बढ़ा था, कन्वेक्शन हुआ था, ऊपर गए हैं वाटर वेपर्स, ऊपर गए हैं, तो टेम्परेचर, क्योंकि अभी हम किस में हैं, ट्रोपोस्फियर में हैं, अधोमंडल में हैं, और अधोमंडल की सबसे खास बात क्या होती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में गिरावट आती है, यानी कि डिक्रीज होता है टेम्परेचर। ऊंचाई बढ़ने के साथ कौन से नियम के अनुसार होता है? नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग, सामान्य ताप ह्रास दर के अनुसार। और इसी सामान्य ताप ह्रास दर के कारण ही क्लाउड्स बनेंगे, यानी कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। बारिश कहीं की भी, कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, होती इसी प्रोसेस से है। तो सीधी सी बात है कि ये जो अभी कन्वेक्शन हो रहा था, ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और खूब ज्यादा कन्वेक्शन हो रहा है, तो खूब ज्यादा बारिश भी होगी। कहाँ? पेरू के तटीय भाग में। और खूब ज्यादा बारिश होगी तो आप सब जानते हैं बारिश की पूरी दुनिया में कहीं भी वार्म तो होती नहीं भाई, बारिश कभी गर्म थोड़ी होती है, ठंडी होती है, उसका पानी ठंडा ही होता है। तो ये लगातार बारिश होने से क्या होगा कि यहाँ टेम्परेचर जो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर एल नीनो बनी थी, लगातार इसमें कमी आएगी, और लगातार 14 डिग्री फ़ारेनहाइट में कमी आएगी, तो जैसे ही ये ताप सामान्य होगा जैसे पहले था, तो यही वार्म फेज के स्थान पर कोल्ड फेज हो जाएगी। टेम्परेचर अपने आप वैसा ही हो गया जैसे कि जरूरत थी। बस ये कोल्ड फेज में कन्वर्ट होना ही, यानी कि हमबोल्ट शुरू होने जा रही है। कैसे शुरू हो जाएगी? ताप अब सामान्य हो गया, तो ऊपर उठनी, जो एयर ऊपर उठ रही थी संवहन के थ्रू, वो बंद हो गई। तो ये जो ट्रेड विंड्स आ रही थी, ये फिर से चलना शुरू हो जाएंगी इक्वेटर की तरफ, और चलना शुरू होंगी तो ऊपर का पानी हटाएंगे, ऊपर का पानी हटाएंगे तो अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी तो हमबोल्ट जलधारा चलेगी, यानी कि सामान्य दशाएं फिर से हो गई। तो हमबोल्ट चलने से पहले और एल नीनो बंद होने के बाद जो बीच में एक फेज होगी, जो कोल्ड फेज होगी, वही है ला नीनो। और ये क्योंकि एल नीनो से गुण धर्म में बिल्कुल विपरीत है, इसीलिए इसे फीमेल चाइल्ड कहा गया,
और एल नीनो को पहले में बता चुका हूं मेल चाइल्ड कहा गया है। तो यहां तक कि काफी चीजें मैं समझता हूं कि समझ में आई होंगी, और यदि नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और बिल्कुल ऐसा मान के चलें भाई कि मुझसे ये कमेंट बॉक्स में लिख करके कहना कि सर एक बार और बता दें हमें, या कुछ क्वेश्चन है इसी से संबंधित वो बता दें। मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूं और आप ही के लिए बना रहा हूं। तो आराम से घर पर इन्हें समझें, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी चीजें बुक्स में लिखी हैं, लेकिन जो काम आप 2 घंटे में 4 घंटे में करेंगे कई बुक्स को लेकर के, वो काम बहुत जल्दी 15-20 मिनट में मैं कर दूंगा। तो क्यों इस चीज के लिए पीछे रहते हो? लिखो कमेंट बॉक्स में जहां जहां प्रॉब्लम हो, और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आपका दोस्त गजेंद्र कौशिक फिर मिलता है। थैंक यू अब तक देखने के लिए।